चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एसईओ है क्या चीज़। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो वेबसाइट बनाई हुई है, वेबसाइट तो और भी बहुत सारी हैं। जब भी हम गूगल करते हैं तो एक पेज पर 10 साइट्स आती हैं और उसके आगे से 10 से भी ज़्यादा टैब्स होते हैं नीचे, उनके ऊपर भी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। और बेसिकली बिजनेस वो वेबसाइट करती है। बिजनेस का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि पैसों वाला बिजनेस की बात ही करें, ट्रैफिक की बात हो रही है। इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक बिजनेस है ये। ट्रैफिक मिल रही है तो बिजनेस मिल रहा है। बिजनेस वही वेबसाइट करती है जो पहले पेज पर हो, और ज़्यादा अच्छा बिजनेस वो वेबसाइट करती है जो पहली 3 या 5 पोजीशंस पे हो, ठीक है। आमतौर पर पहली 3 पोजीशंस को लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लोग कम देखते हैं, यानी कि उनका मकसद उधर से ही पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमने ये ऑप्टिमाइज़ करनी है अपनी साइट। वेबसाइट तो बनवा ली हमने किसी बंदे से, लेकिन वेबसाइट चलती सिर्फ यूआरएल देने से है। यानी मैं आपसे कहूँगा कि मेरी वेबसाइट पर चले जाओ, तो मैं लिखूँगा, आपको मैसेज करूँगा भाई ये मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपने मेरी वेबसाइट पर जाना है तो इस लिंक पर क्लिक करना। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं भाई आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के सर्च टर्म्स कोई बंदा लिखे तो उसके अगेंस्ट आपकी वेबसाइट खुद ही नज़र आनी शुरू हो जाए पहले समय पर। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि हम कह रहे हैं जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो मुझे कोई भी बंदा ये टाइप करे तो पीक सॉल्यूशंस पहले 3 पोजीशंस पे नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पीक सॉल्यूशंस की अच्छी एसईओ हुई है, ठीक है। या इस तरह हम लिखेंगे बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स इन लाहौर, तो पीक सॉल्यूशन आ रहा हो पहले 3 या 5 पोजीशन पे कहीं, तो इसका मतलब है कि एसईओ हुई है। यानी हमें करना क्या, बेसिकली हमने गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। और मतलब ये एसईओ है क्या, बेसिकली इट्सल्फ ये गूगल के स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब ये गूगल का एक क्वालिटी स्कोर है जो आपको अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करना है। यानी वो ये कह रहा है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पहले नंबर पर आए तो ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेरी चेक लिस्ट है, इस चेक लिस्ट को पूरा कर लें, ठीक है। अब उस चेक लिस्ट को उसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को कह रहे हैं ऑन साइट एसईओ, और ऑन साइट के एसईओ का ही एक पार्ट होता है टेक्निकल एसईओ, ठीक है। टेक्निकल एसईओ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई वर्कशॉप होती है, तो वर्कशॉप में जो टेक्निकली किसी चीज़ को मेंटेन किया जाता है, जैसे गाड़ी की कोई वर्कशॉप होती है तो गाड़ी को हम लोग ठीक कर रहे होते हैं। सो इसी तरह जो पार्ट टेक्निकल है इसका, वो टेक्निकल एसईओ में आ जाता है। और ऐसा पार्ट जिसमें हम वेबसाइट पे जाकर स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर रहे होते हैं वो ऑन साइट एसईओ होता है, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है उसे हम बोलते हैं बैकलिंक्स या ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ का मतलब क्या है कि ऐसा काम जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं कर रहे बल्कि हम दूसरी जगहों पे जाके कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है, वो ऑफ साइट में आ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ कि हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं कॉलेज की, तो कॉलेज के बाहर बैनर लगा देते हैं, हम हैंड बिल देकर एक बंदे को बाहर खड़ा कर देते हैं कि भाई इसको सेल करना है, जो बंदा गुजरे उसको पकड़ा देना, ठीक है। ये तो होगी एक तरह की। एक मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई पैकेजेस माल में सेल लगी हुई है आजकल, तो बड़ी दुनिया उधर आई हुई है। तो मैंने स्टैंडीज बनवाई, और जो अच्छी अच्छी ब्रांड हैं हर ब्रांड में जाकर मैंने अपनी स्टैंडी लगा दी, ठीक है। उसके बाद जो पैकेजेस माल की एंट्रेंस है वहाँ पे जाकर स्टैंडी लगा दी। उसके बाद जो उनकी फूड स्ट्रीट है उधर एक स्टैंडी लगा दी। अब बेसिकली क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर रहा, मतलब मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ मगर मेरी मार्केटिंग इधर से नहीं हो रही, मेरी मार्केटिंग किसी और प्लेटफॉर्म से हो रही है। सो आप कह लें कि ये आपका ऑफ साइट है, यानी कि दूसरों की। अब वो दूसरे कौन है, आपने देखा कि दूसरे के लिए भी मैंने कोई बहुत हाई क्वालिटी का लिंक ढूंढा। मतलब ऐसे नहीं मैंने कहा कि भाई इधर जो उजी हलीम वाला है उस पर जाकर फ्लैक्स लगा दो, या मजीद अकेडमी है जो उस पर जाकर फ्लैक्स लगा दो, या जो मिठाई की दुकान है साथ उधर जाकर लगा दो। मैं कह रहा हूँ नहीं, क्वालिटी, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ क्वालिटी हो, यानी उनकी अपनी ट्रैफिक बहुत अच्छी हो, उनकी अपनी रैंकिंग बहुत अच्छी हो। तो जब हम उन जिसकी रैंकिंग अच्छी होगी उस जगह पर जाकर हम कुछ करेंगे तो उसकी रैंकिंग का फ़ायदा हमें भी होगा, उससे हमारी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। ये आपकी है ऑफ साइट एसईओ, यानी कि ये मेन टॉपिक है हमारा। मतलब मेन टॉपिक क्या है, ऑन साइट एसईओ और ऑफ साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ मतलब आप जिस वेबसाइट की कर रहे हो अगर उस वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स आपके पास नहीं है तो आप तो नहीं कर सकते। मतलब आपकी एक रियल एस्टेट की वेबसाइट है, आप मुझे कहते हैं सर एसईओ करना नहीं है मैंने इसकी, तो मैं आपसे फ़ौरन कहूँगा कि भाई किस में बनी है, वर्डप्रेस में है कि HTML बेस्ड है। तो आप कहते हैं HTML बेस्ड है, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई मुझे अपने cPanel का यूज़र नेम और पासवर्ड दें, क्योंकि मुझे ऑन साइट एसईओ करनी है।
लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे ना कि सर लिंक बिल्डिंग कर दें मेरी, मतलब कुछ मुझे प्रोफाइल सबमिशन चाहिए, कुछ मुझे लोकल लिस्टिंग्स चाहिए, मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए, मुझे आर्टिकल्स लिखवाने हैं। अब ये ऐसा काम है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं हो रहा, कि सारे दूसरों की वेबसाइट पे चल रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे आपकी वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पूछूंगा। हाँ, इससे मैं आपकी वेबसाइट का यूआरएल आपसे लूँगा, मैं आपसे पूछूंगा भैया आप कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट करना चाहते हो, आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी में फॉल करती है। लेकिन मुझे इसके लिए आपकी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑन साइट नहीं है, ये ऑफ साइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा, ऐसे कई लोग हैं मेरे जानने में, इतने लोग इस तरह के आए हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उनका काम करते, मतलब किसी को पता तो है नहीं है, एक अननोन बंदे को तो नहीं पता ना कि एसईओ क्या चीज़ है। तो उसने उसे एसईओ कहा, एसईओ कर दो, उसने मेरा ख्याल एक ऐसी दफ़ा उससे यूज़र नेम मांगा होगा, उसने नहीं दिया, लेकिन उसने अपना मीटर तो चला दिया, महीने के महीने उनसे पैसे लेता जा रहा है। 4 महीनों के बाद हमें किसी ने फ़ोन किया, जनाब वो एक बंदे को हमने एसईओ करने की कहा था, लेकिन उसका हमें कोई असर नज़र नहीं आ रहा। तो हमने उसे क्या कर क्या रहा है, वो कहते जी ऑन साइट एसईओ कर रहा है। हमने उसे कहा अच्छा आपने उसको अपना दिया हुआ यूज़र नेम और पासवर्ड एक्सेस दिया हुआ है, कहते नहीं ये तो उसने नहीं मांगा हमसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑन साइट एसईओ कर ही नहीं रहा। लेकिन इसका ये मतलब है कि वो ऑन साइट एसईओ ही नहीं कर रहा उसने, आप क्योंकि आपकी वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ हुई नहीं हुई। हमने देखकर भी बताया, एनालिसिस करके भी बताया कि ऑन साइट एसईओ तो नहीं हुई, तो बेवकूफ़ बनाने लगा हुआ था बेसिकली, क्योंकि ऑन साइट एसईओ उस वक्त तक नहीं हो सकती। मतलब आप मुझे कि मेरी वेबसाइट ऑन साइट एसईओ कर दो, तो मैं यूज़र नेम में जितना मर्जी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं यूज़र नेम और पासवर्ड के बगैर ऑन साइट एसईओ नहीं कर सकता। सेम इसी तरह अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, तो मैं कहूँगा कि मुझे वर्डप्रेस का लॉगिन है, यानी कि मुझे 2 लॉगिन्स की जरूरत पड़ सकती है। उसमें भी सर दोनों चीज़ ये कॉमन है दोनों में। हाँ, मैं कह उसमें मुझे एक चीज़ और जरूरत पड़ेगी, वो है वर्डप्रेस का लॉगिन, ठीक है ना। अब HTML का लॉगिन क्या था वो तो आपने देखा, मैं कहा वो तो आपने देख लिया कि HTML का लॉगिन क्या था। अब मैं ये वर्डप्रेस खुला हुआ, ये देखें, ये मैं इस पे लॉगिन करता हूँ, ये लॉगिन हो रहा है जी। बेसिकली ये साइट खुल गई है। अब ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट इंटरफेस है। मैं कह जो कुछ हमने अभी सीखा उससे तो ये हटकर है, ये सारे का सारा ग्राफिकल है। और इसमें क्या है, इसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह काम करना है बस, और इसके बैक एंड पर कोडिंग है सर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये वाला लॉगिन भी चाहिए। जब मुझे वर्डप्रेस की एसईओ करनी है, मिसाल के तौर पे ये जो मैंने आपके सामने साइट खोली है ना, ये बेसिकली एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। सो ई-कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ हम कैसे करते हैं? ई-कॉमर्स वेबसाइट पे तो कोई होम पेज तो होता नहीं है ना, मतलब जैसे दराज की वेबसाइट है उसका कोई होम पेज है? होम पेज तो कोई भी नहीं है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है सीधी सीधी डायरेक्ट। तो जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो तो प्रोडक्ट लिस्टिंग बेस्ड है। तो जब हम कहेंगे कि हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ करवानी है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा क्वेश्चन तो ये होगा, जिसने भी करवानी होगी मैं उससे कहूँगा कि भैया आपकी जो ई-कॉमर्स की साइट है, शॉपिंग साइट है, उसमें आपके पास प्रोडक्ट्स कितनी है। इसलिए कि उस, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ भाई इंडेक्स फाइल से हम सारी वेबसाइट मेन कर रहे हैं, ऐसे ही है ना मोस्टली। लेकिन जब हमारी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो वहाँ पर तो हम क्या कह रहे हैं उसको, हम कह रहे हैं भाई तुम 10 चीज़ें बेच रहे हो इंटरनेट पे, यानी कि तुम्हारी 10 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 10 की 10 प्रोडक्ट्स की एसईओ चाहिए, इसलिए कि किसी बंदे ने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, किसी बंदे ने कोई खरीदनी है। आप तो चाह रहे हैं कि जब भी आपकी प्रोडक्ट लिखें तो आपकी कंपटीटर्स के मुकाबले में आपकी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली एसईओ और एक स्टैटिक वेबसाइट जो है उसकी एसईओ में फ़र्क है। मतलब इसके ऊपर क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर ये वेबसाइट खुली हुई दिखाऊं, ये देखें, ये चूंगा वेबसाइट नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है। सर ये भी ई-कॉमर्स है, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है। ई-कॉमर्स वेबसाइट किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है कि ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर सेलिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि ये जैसे दराज है, दराज पे जाके कोई चीज़ पसंद करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाती है, बंदा फ़ोन कर देता है कि जनाब आपका ऑर्डर रिसीव हुआ, बहुत शुक्रिया, 5 दिनों में आपके घर आ जाएगा। घर ऑर्डर आता है, आप उसको पैसे देते हैं, अपना ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं। ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो इस तरह की वेबसाइट आप भी बना सकते हैं, बनवा सकते हैं किसी से। हाँ, ये मोस्टली वर्डप्रेस में बनती है, लेकिन HTML में भी बन जाती है। अब ये जो है, अब ये एसईओ जो की है, मैंने होम पेज की एसईओ नहीं की हुई, ये अलग अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, हर प्रोडक्ट की अलग एसईओ है। तो जब इस तरह का कोई केस आप पकड़ेंगे तो आप उससे यही पूछेंगे कि भाई, वो कहेगा मेरी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, इसकी एसईओ करनी है मैंने,
कहने को तो बड़ी छोटी सी बात है, वो आप कहेंगे हाँ जी हो जाएगी, लेकिन आपको सबसे पहले उससे पूछना है कि भाई तुम्हारी प्रोडक्ट्स कितनी हैं। 10 प्रोडक्ट्स हैं, भाई मैंने सिर्फ वेबसाइट पे करवानी है, हाँ। प्रोडक्ट नहीं करानी मेरे हाँ, उसे क्या अगर आपने वेबसाइट का तो कैसे आपकी वेबसाइट कैसे होगी, मतलब आपकी वेबसाइट कैसे ऊपर आएगी, मतलब दराज की वेबसाइट कैसे ऊपर आती है, या तो दराज लिखो तो आती है, ठीक है ना, या फिर किस तरीके से आती है, प्रोडक्ट से आती है। मतलब एक बंदा जो है वो प्रोटेक्टर खरीद, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज खरीदना चाहता है तो दराज ऊपर आ जाती है, कोई बंदा माइक खरीदना चाहता है तो दराज ऊपर आ जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट की एसईओ हुई है, और ई कॉमर्स की वेबसाइट की एसईओ जल्दी एसईओ अप्लाई हो जाती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है रन टाइम पर। ऐसे नहीं होता कि एक बंदे ने किसी, जैसे हम कहें ना मेरा प्रिंटिंग का बिजनेस है तो मैंने किसी से वेबसाइट बनवा ली, पहले 2 महीने में किसी ने मेहनत की, 3 महीने में वेबसाइट बन गई, चीज़ें लग रही थी, उस वक्त तो अपडेट हो रही थी वेबसाइट। जब मैं सेटिस्फाई हो गया, मैंने कहा ओके जी थैंक यू, कितने पैसे हुए, ये ले आपके पैसे, बात खत्म। 6 महीने 8 महीने 10 महीने वही वेबसाइट चल रही है, साल 2 साल 3 साल कोई चेंजेस भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऑप्टिमाइज होने के चांसेस आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते जा रहे हैं, क्योंकि उस पर कंटेंट अपडेट नहीं हो रहा। तो ऐसी वेबसाइट जिन पे आप अक्सर नोट करते हैं ना, मैं लिखूँ कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, तो बेशक मेरा एक क्लाइंट होगा, उसका मेन कीवर्ड कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन होगा, मैंने उसे ऑप्टिमाइज भी किया होगा, लेकिन कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन के फ्रीक्वेंटली ऐड लग रहे हैं OLX पर, तो मेरी वेबसाइट दूसरे नंबर पर आ जाएगी, OLX पहले आएगी। क्योंकि एक क्राइटेरिया ये है कि आप अपनी वेबसाइट को कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं। अगर आप बहुत, जैसे हम OLX को देखें, अब तो खैर थोड़ा सा स्लो हो गया हुआ है क्योंकि पेड हो गया हुआ है, जब तक वो अनपेड था फ्री आप ऐड लगाते होते थे, ठीक है ना, उस वक्त तो कोई भी चीज़ लिखते थे तो पहला ऐड OLX का ही आता था ऊपर, पहला URL OLX का ही खुलता होता था, इसलिए कि उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज आ रही होती है अपडेट्स। तो एक ही फैक्टर ये, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि एक सिंपल वेबसाइट और एक दूसरी वेबसाइट की एसईओ में कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, अब एसईओ है क्या बेसिकली, एसईओ में हमारे पास एक तो ब्लैक हैट है और एक वाइट हैट है और एक ग्रे हैट है। ग्रे हैट को हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करते, ब्लैक हैट को भी हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ग्रे हैट में जाकर भी हम ब्लैक हैट की तरफ रीडायरेक्ट हो रहे होते हैं। यानी आप यूँ समझो कि ग्रे हैट एक हाइब्रिड किस्म की स्कीम है कि जिसमें वाइट हैट और ब्लैक हैट को कुछ मिला के कुछ यूज़ किया होता है। वाइट हैट क्या है, वाइट हैट बिल्कुल ये है कि जनाब हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं गूगल के, गूगल ने हमें जो बता दिया हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। अगर गूगल ये कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट 1 महीने से पहले ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती, जैसे फेक सब्सक्राइबर्स लेते हैं, फेक फॉलोअर्स लेते हैं, फेक लाइक्स लेते हैं, ठीक है, उसकी भी कोई टेक्निक होती है ना, लेकिन एक ऑर्गेनिक फॉलोअर्स भी होती हैं, एक ऑर्गेनिक लाइक्स भी होती हैं, वो एक अलग बात है। सेम इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट गूगल के बताए हुए टाइम से पहले ऊपर आ जाती है, यानी कोई बंदा आपको गारंटी देता है कि जनाब 3 दिनों में आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर दूंगा, तो इसका मतलब है वो कोई थर्ड पार्टी टूल्स इस्तेमाल करेगा और जो गूगल के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होंगे, ठीक है। असल में वेबसाइट की एसईओ का स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ये है कि जो ऑन साइट एसईओ है ना वो बिटवीन 1 to 2 मंथ 1 से 2 कीवर्ड्स पे इम्प्लीमेंट हो जाती है, और जो पूरी एसईओ है ना मुकम्मल, जिसमें ऑफ साइट भी होती है, उसके लिए 6 महीने चाहिए होते हैं इम्प्लीमेंट होने में, जिसमें आपकी रैंकिंग बेहतर होती है। सो ये स्टैंडर्ड है। तो अगर कोई बंदा अगर आपको इसे शॉर्ट टाइम में कहे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कोई ब्लैक हैट स्ट्रेटजी यूज़ करेगा, और ब्लैक हैट स्ट्रेटजी अगर आप इस्तेमाल करते हैं और गूगल पता लग जाता है, फ़ौरन पता लगेगा, गूगल का अपना एक AI सिस्टम चलने लगा हुआ वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे ही गूगल को पता लगेगा तो वो आपकी वेबसाइट को पेनल्टी करेगा, ब्लॉक करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो आपका URL जो है दोबारा से वो URL किसी भी सूरत में रैंक नहीं हो सकता, यानी फिर आपको डोमेन भी नहीं लेनी पड़ेगी, वेबसाइट भी नहीं बनानी। ब्लैक लिस्ट आप समझ लेंगे, हमारी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो गई है, यानी कि अब वो वेबसाइट नहीं ऊपर आ सकती। मतलब abc.com जिसको हमने ब्लैक हैट यूज़ की थी अब वो फारिग हो गई है, अब मुझे xyz.com पे जाना पड़ेगा अपना नया कंटेंट बना के। सारी ब्लैक जो सारी वेबसाइट भी तो ब्लैक होती होगी, जिस पे ब्लैक एसईओ हो रही है, तो सारी भी तो नहीं ब्लॉक होती होगी, सब ब्लॉक हो जाती है, सब ब्लॉक हो जाती है। गूगल का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उनका अपना, वो जो सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा है, यानी उधर ऐसे नहीं है कि टीम बैठी हुई है दफ्तर में तो जो चेक करती है कि भाई ये रोजाना ड्यूटी लगी है कि तुमने 50 वेबसाइट चेक करनी है, क्योंकि इसको कोई बंदा मैनुअली तो काम हो ही नहीं सकता इन चीज़ों से, ये मैनुअल वर्क तो है नहीं, इतना ज़्यादा लोड है इसके ऊपर। तो ये तो उनका सिस्टम है। एक दफ़ा मेरा एक किसी
न्यूज़ चैनल पे मैं काम करता था, उनका प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वो एक टिकटॉकर का कोई इशू आया था, याद है ना वो मीनार पाकिस्तान में और कुछ इस तरह का, तो वीडियो उन्होंने लगवा ली वो वाली, तो वो वीडियो लगाने के बाद उनका चैनल जो है वायलेशन की कैटेगरी में आ गया, यानी कि उन्होंने 11 वीडियो लगा दी। इस तरह की वीडियो लगाने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है ना, ऐसी वीडियो लगानी है तो आपके ऐसे सीन जो है वो बहुत कम दिखाने हैं, फ्यू सेकंड्स के लिए, और सीन यानी फ्यू सेकंड्स के लिए नंबर ऑफ क्लिप्स दिखा लें बेशक, लेकिन फ्यू सेकंड्स के क्लिप्स दिखाएं, क्योंकि अगर आप बड़ा क्लिप दिखाओगे ना तो वायलेशन पिक हो जाएगी आपकी। मतलब एक वीडियो है जो कि आप समझ लो कि 40 सेकंड की आपने दिखानी है, और आपको पता है कि इसके ऊपर वायलेशन चेक लगा तो चैनल के ऊपर पेनल्टी भी आएगी, तो आप क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे क्लिप पहले दिखाएंगे और फिर स्क्रीन चेंज कर देंगे। मतलब आपने बनाया ना वीलॉग बनाया है, उसमें आपने वील बोलते बोलते थोड़ा सा उसका क्लिप दिखाया, फिर आप वापस आ गए, ठीक है, फिर आपके ऊपर रहा थोड़ी देर, फिर उस पर चला गया, तो इस तरह करने से तो वायलेशन नहीं आएगी। लेकिन कोई भी बंदा प्योरली उन्हीं को दिखा रहा होगा, हालांकि वो कोई इतनी वल्गैरिटी तो थी नहीं उसमें, मतलब वल्गैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपनी सोसाइटी के हिसाब से देखें तो वल्गैरिटी थी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो मटेरियल लगा होता है उस वल्गैरिटी के हिसाब से देखें तो इतनी वल्गैरिटी तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चैनल को पेनल्टी में ले गए। उसके बाद हमने यूट्यूब से रब्ता किया, मैंने किया, उनके साथ मेरी चैट हुई, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा काम है जिसमें हमारे किसी बंदे का कोई अमल दखल नहीं है, तो ये एक सिस्टम है जिसने सिस्टम ने पिक किया है आपकी वायलेशन को, ठीक है, और इस वायलेशन के अगेंस्ट जो हमारा एक ऑटोमेटेड रूल है वो ये है कि 90 डेज से पहले ये चैनल रिस्टोर नहीं हो सकता। मतलब जिस तरह की भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि वो रिस्ट्रिक्शन 90 डेज से पहले इसको कोई यूट्यूब का मालिक भी नहीं कर सकता। अगर कहता है ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है कि जैसे ही 90वां दिन पूरा होगा तो आपका चैनल रिस्टोर हो जाएगा। तो मतलब उनके सारे सिस्टम जो है ना वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम कुछ भी नहीं है। हाँ, मैनुअल सिस्टम में ये हो सकता है जैसे वायलेशन है, एक छोटा पार्ट लगा हुआ है, लेकिन मेरे चैनल से उसने उठाया था तो मैंने स्ट्राइक भेजा उसको मैनुअली। अब मैं मैनुअली भेज रहा हूँ ना, यूट्यूब नहीं भेज रहा, मैं भेज रहा हूँ कि भाई ये तुम, जैसे मैं अभी लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कोई भी बंदा अपने यूट्यूब चैनल पे मेरा लेक्चर लगा दे तो मैं उसको स्ट्राइक भेजूंगा कि ये तो मेरा कंटेंट है, ये आप कैसे लगा सकते हैं अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद वो यूट्यूब ऑनरशिप में चला जाएगा, ठीक है, और ऑनरशिप क्लेम में जाएगा, फिर वो पूछेगा कि भाई कौन इसका एक्चुअल ऑनर है, वो सारी चीज़ें मांगेगा, तो जो फेक होगा उसको वो फिर पेनल्टी ज़्यादा देगा, क्योंकि उसने रॉन्गली कहा कि मेरी, पहले उसने कॉपी की, उसके बाद उसने रॉन्गली कहा कि मेरी ऑनरशिप है, तो फिर उसके चैनल को वो इशू करेगा। लेकिन हम मैनुअल स्ट्राइक्स भेज सकते हैं, लेकिन असल में चल रहा होता है ऑटोमेटेड सिस्टम सारे का सारा। तो गूगल का सारे का सारा अपना भी ऑटोमेटेड सिस्टम ही है, हर चीज़ खुद से पिक होती है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें जब एसईओ करनी है तो हमें ये याद रखना है कि हमें गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलना है। यानी आप मेरे से जो एसईओ सीख रहे हैं, बेसिकली हम गूगल के स्टैंडर्ड्स सीख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि गूगल क्या कह रहा है, ऑन साइट के लिए क्या कह रहा है, ऑफ साइट के लिए क्या कह रहा है, किस तरीके से आपने ऑन साइट एसईओ करनी है और किस तरीके से आपने ऑफ साइट एसईओ करनी है, वाइट हैट यूज़ करते हुए, ब्लैक हैट यूज़ नहीं, वाइट हैट यूज़ करते हुए, ताकि हमारी वेबसाइट रैंक करे और जेन्युइनली रैंक करे, ठीक है। सो ये हमारा कोर्स है जो हम लोगों ने अपने कोर्स को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आएँ, मैं यहाँ पर गूगल पर आता हूँ, बेसिक चीज़ें आज देखते हैं सिर्फ। हाँ, अब ये वाला जो पेज है, दिस पेज इज कॉल्ड सर्च। ये जो आपके पेज, गूगल का पेज खुल गया ना, इसको बोलते हैं सर्च। अब सर्च बेसिकली एब्रीविएशन है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी कि आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ आ जाती है। सर्च स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो जब भी हम बातें कर रहे होते हैं या गूगल हमें कुछ बता रहा होता है तो उसने जब इस पेज का रेफरेंस देना होता है तो वो इसको कॉल करेगा सर्च के नाम से, SERP, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। जी, लिखा है हमने? अच्छा, ले जी, आगे देखें क्या हुआ। ब्रेन्स कॉलेज आ गया, पीक सोल्यूशन नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि पीक सोल्यूशंस वालों ने
अपनी वेबसाइट की एसईओ नहीं की हुई है, ठीक है। और इसका कैसे आ गया, ब्रेन्स कॉलेज का देखें टाइटल क्या है, उसने टाइटल ही ये रखा हुआ है। उसे पता है ना कि लोगों ने सर्च करना ही है, जिसने कंप्यूटर कोर्स करना है उसने यही सर्च करना है, तो उसने टाइटल क्या रखा हुआ है इसका, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। यानी टाइटल पढ़ा था ना हम लोगों ने, वेबसाइट पढ़ा था ना, तो उसने टाइटल ये लगा दिया। अब इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है। इधर है जरा, अब आगे लिखते हैं बेस्ट एसईओ कोर्स इन लाहौर। देखते हैं इस पे कौन है, आप समझ लें चीज़ों को, देखते हैं नीचे अंदर है, फिर ऊपर आते हैं वापस। आईटी हाइट्स, अब मैंने क्या लिखा है, बेस्ट एसईओ कोर्स इन लाहौर। अच्छा, इसका टाइटल क्या है, एसईओ ट्रेनिंग इन पाकिस्तान, और ये क्या लिखा हुआ है, बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर। बेसिकली मैंने ऊपर क्या लिखा है, बेस्ट एसईओ कोर्स लिखा है, उसने ट्रेनिंग लिया है बेसिकली। अब ये कैसी है, ये किस तरह की एसईओ हुई है, कीवर्ड तो नहीं मैच किया एग्जैक्टली, कीवर्ड एग्जैक्टली मैच नहीं किया, लेकिन मीनिंग में तो मैच कर गया, मीनिंग में मैच कर गया। सो इस तरह भी एसईओ काम करती है, ठीक है। अब ये वाला कोर्स आ गया, यहाँ पर भी है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने एसईओ कराई नहीं हुई है अपनी। ले जी आ जाए, देखते हैं जरा कितने कोर्सेज कॉलेजेस आ रहे हैं। तो ये हो गई है एसईओ की बात। अच्छा, अब ऊपर मैंने ये लिखा था, नीचे आकर देखें जरा क्या लिखा हुआ है। अब ये क्या आ रही है, रिलेटेड सर्चेस। मैंने ऊपर अपनी तरफ से कीवर्ड लिखा है, ठीक है, वो एक साइट पे हमें कीवर्ड के तौर पे मिला भी है। अब ये क्या है, सर्चेस हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये है सर्च फ्रेजेस, फ्रेज। सर्च फ्रेज से क्या मुराद है कि भाई लोग ये वाले फ्रेजेस को सर्च कर रहे हैं, लोग इन फ्रेजेस को सर्च करते हैं, सर्च कर रहे हैं। अब एक हो गया हमारे पास कीवर्ड और एक हो गया हमारे पास सर्च फ्रेज। अब सर्च फ्रेज क्या है, ये लोग हैं, हर बंदे की अपना सर्च फ्रेज है। मतलब एक बंदे ने कोई चीज़ ढूंढना है तो इसके लिए उसको कीवर्ड का नॉलेज का होना तो ज़रूरी नहीं है ना, उसने तो अपना मोबाइल पकड़ना है और जो उसका दिल आना है उसने लिख देना। तो अब ये दिखा रहे हैं, कहते हैं ये सर्च फ्रेजेस हैं जो ये भी सर्च हो रहे हैं। यानी हम यूँ कह लें, यूँ कह सकते हैं आप अपनी समझ के लिए कि भाई ये वो टर्म्स हैं जो इस वक्त ट्रेंड की हुई हैं। बट ट्रेंड का मतलब है कि मोस्टली लोग लिखने लगे हुए हैं, मतलब जो लोग सर्च फ्रेजेस लिख रहे हैं उनमें से जो कॉमन लिख रहे हैं ना, ये वो दिखाए उन्होंने। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हमें कीवर्ड पे काम करना है, यानी एक बात होगी कीवर्ड और एक बात होगी सर्च फ्रेज या सर्च टर्म, ठीक है ना, कि हमारी सर्च टर्म क्या होगी। अब कीवर्ड तो हम कहेंगे 4, 5, 6, 7 लगा दिए, उसके बाद हमने अपने पेज को पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे ही है ना। और पैराग्राफ्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया हेडिंग्स के साथ, और उन हेडिंग्स के साथ हम सर्च फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं। पहले तो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, कीवर्ड की तो एक, अब कीवर्ड कैसे यूज करें ये भी याद रखें। कीवर्ड्स की एक स्पेसिफिक ओपेसिटी है जो आपको गूगल अलाउ करता है। अगर मिसाल के तौर पर गूगल आपसे कहता है कि आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट का 2.5% से 3% आपने सिर्फ कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। मतलब मैंने किसी से कंटेंट लिखवाया 500 वर्ड्स का अपनी वेबसाइट के लिए, और उसके अंदर मुझे 3% मैक्सिमम कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर मैंने उसमें 6% इस्तेमाल कर लिया, या मैंने 30% इस्तेमाल कर लिया, या मैंने 40% इस्तेमाल कर लिया, तो मैंने कीवर्ड स्टफिंग कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं वायलेशन कर रहा हूँ गूगल की। तो हमने क्या करना है, कीवर्ड को तो 2.5% में यूज करें, उसके बाद फ्रेजेस में आ जाते हैं। हम फ्रेजेस तो यूज कर सकते हैं, मीनिंगफुल चीजें तो यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ बेस्ट एक्सेल कोर्स इन लाहौर, और फिर मैं लिखूँ बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन लाहौर, तो कंप्यूटर कोर्स में भी तो एक्सेल आ जाएगा, तो उसमें भी वो सर्च कर देगा उसको, ठीक है। सो मीनिंग में हम उसको ले अपने, यानी हमने सर्च फ्रेजेस को भी अपने कंटेंट में यूज करवा लेना है, और हमने कीवर्ड्स को भी यूज करवा लेना है। ये गूगल को कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया और कौन सा सर्च फ्रेज? जी,
ये हमें उसे कैसे पता लगेगा? उसे आपका कंटेंट को रीड करके पता लगेगा। अभी बात करते हैं कंटेंट को उसने कैसे रीड करना है, ठीक है। यानी एक ये चीज़ हो गई हमारे पास, ये कैसे करना है ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेसन में। लेकिन अब ये देखें जरा, ये क्या आ गया? ये मेरी टर्म थी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? अबाउट, ये नंबर आ रहा है कि इतने रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर सबसे पहला नंबर है ऐड का, सबसे पहला नंबर है जी गूगल ऐड का, ठीक है जी। तो गूगल ऐड नहीं लगा हुआ, गूगल ऐड नहीं लगा हुआ। ये ऐड जो आपको नजर आ रहा है ना, ये गूगल ऐड नहीं है। हाँ, ये क्या है? ये गूगल ऐड है, मगर गूगल ऐड के अंदर से सब कैटेगराइज्ड गूगल लोकेशन ऐड है। हाँ, ये लोकेशन है, ये भी गूगल ऐड से लगा हुआ है, मगर गूगल ऐड कौन सा है? जो लोकेशन से भी ऊपर नजर आएगा। यानी कि आप इसकी हायरार्की को अगर हम समझें, लोकेशन के अंदर आ रहा है। हाँ, ये लोकेशन के अंदर आ रहा है, ये मैप में नजर आ रहा है, सो ये लोकेशन ऐड है, एक गूगल ऐड है। यानी कि अगर हम इसकी हायरार्की देखें तो ये हायरार्की ये है कि जब हम कोई चीज़ आपको सर्च होकर नजर आती है तो सबसे ऊपर आता है आपका गूगल ऐड अगर लगा हो, उसके बाद आपको नजर आता है गूगल मैप, और उसके बाद आपको नजर आती है ऑर्गेनिक ऐसे। ये 3 नंबर है। अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, अब मिसाल के तौर पर, अब मैं आपको एक ड्रॉबैक बताने लगा हूँ एसईओ का, ठीक है। अब हम कुछ साल पहले चले जाएं, 6 साल पहले या 8 साल पहले या 5 साल पहले चले जाएं, तो उस वक्त जब एड्स लगते होते थे ना, लोग उन्हें कंसीडर नहीं थे करते। यानी कि मैंने यूँ खोला मोबाइल तो मुझे नज़र आ गए 5 ऐड, मगर ये नहीं यार, नीचे आ गए, ये नहीं चाहिए मुझे, ये ऐड है। ये एक माइंडसेट था उस वक्त। मैं कह, ये उस वक्त का एक माइंडसेट था कि ये ऐड है, ये नहीं मेरे काम की चीज़ यार, ये तो प्रमोशन खुद से चला रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग होंगे, ये इस वजह से हम उसको वैसे ही छोड़ देते होते थे, ठीक है। मतलब बिलीव की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? वक्त चेंज हुआ, गूगल वाले ने इतनी देर से बेचारे लगे हुए थे अपनी रेपुटेशन बनाने ऐड की, तो अब क्या है, ऐड की रेपुटेशन बन गई, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं? अब लोग ये करते हैं कि 80% चांसेस ये होते हैं कि जब अगर गूगल ऐड ऊपर आ गया तो नीचे जाने के चांसेस आपके पास सिर्फ 20% बच गए हैं। यूजर्स के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है अगर ऐड आ गया। लेकिन एक और बात भी है कि कोई बंदा 12 महीने ऐड भी नहीं चला सकता, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मैं एक एसईओ ऑप्टिमाइजर भी हूँ और मैं गूगल एड्स भी लगाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अगर मुख्तलिफ केसेस आते हैं कि कोई लोग बंदा मुझे कहता है एसईओ कर दे मेरी वेबसाइट की, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई 6 महीने का 6 से 8 महीने का प्रोसेस है आपका, तो इसका मतलब है 6 महीने का बजट बनाऊंगा, उसका जितना भी बजट बनाया, लाख बना दिया, 1.5 लाख बना दिया, 50,000 बना दिया, 6 महीने का 2 लाख बना दिया, जितना भी बना दिया, वो उसने सिर्फ इतने महीने मुझे पे करना है। अब वो दूसरा बंदा कहता है नहीं यार इसका फ़ायदा क्या है, एसईओ तो इतनी इफेक्टिव है भी नहीं है, ठीक है ना। एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐड चला देता हूँ। अब उसने क्या किया? उसने कहा ठीक है यार, मुझे रिजल्ट के लिए ना कम से कम रोज़ाना, गूगल तो वैसे कहता है कि आपको 2 से 2,500 रुपया खर्चे गूगल ऐड के ऊपर, कम से कम इतना पैसे रोज़ाना आप खर्चे, ठीक है, गूगल कहता है ये। लेकिन वो कहता है चलो मैं 1,000 रुपया रोज़ का लगा लूँगा। तो अगर हम 1,000 का रोज़ का लगाएं तो महीने का लगा लेंगे कितना हो गया, ठीक है। तो 6 महीने का लगा लेंगे कितना हो गया। तो जिस दिन ऐड रुका विजिबिलिटी भी रुक गई, मैं कह जिस दिन ऐड रुका उसी दिन विजिबिलिटी भी रुक गई। तो ये एक्सपेंसिव प्लान है, ये एक्सपेंसिव प्लान है। इस प्लान को इस तरह तो चला सकते हैं सीजनल, हाँ इस तरह मैंने कहा सीजनल तो चला सकते हैं कि भाई ठीक है मेरा जो बिजनेस है ना वो 2-3 महीने पीक पर होता है और मेरे कंपटीटर्स भी बड़े उछल रहे होते हैं इन महीनों में, ऐड लगा रहे होते हैं। तो मैंने कहा मैं भी जो है ना इन 3 महीनों में गूगल ऐड चला दूँगा। अब जब कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन में क्या हुआ कि एसईओ को तो भूल गए ना, पहले 8 तो ऐड ही आ रहे हैं। अब वो 8 ऐड आने का मतलब क्या है, बंदा यूं ही करता रहेगा सिर्फ, है ना। ऑर्गेनिक तक जाने में जैसे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ। और एक और चीज़ आपको बताओ, जब हम गूगल ऐड की बात करते हैं तो गूगल ऐड जब हम चार्ज कर रहे होते हैं ना, गूगल ऐड का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ना चार्ज करने का, एक तो ये फार्मूला होता है कि 25% to 30% ऑफ ऐड, ठीक है ना। एक बंदे का बजट है 20,000 रुपये का महीने का, तो एक ये फार्मूला है कि अब इसमें अगर किसी का बजट ज़्यादा हो तो सूट कर जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में जैसे लोकल एड्स आते हैं वो तो कम पैसे से चला रहे होते हैं, तो कम पैसे वाले को तो सूट नहीं करता, ठीक है ना।
सो मैं जब यहाँ पर लोकली ऐड चलाता हूँ, किसी का बाहर का कोई आए तो वो तो हम परसेंटेज पे चला सकते हैं, लेकिन जो यहाँ लोकल चलाना होता है हम लोगों ने ना, मेरा मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है वो 400 रुपये का रोजाना ऐड चलाता है, ठीक है, मुझे ठीक है ना, उससे मुझे क्या ये तो उसका हो गया ना, ठीक है, मेरे को मुझे उससे क्या मिलेगा, 25% मेरा निकाले तो मेरा तो कुछ बचना ही नहीं है उससे। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी केस में फिर फिक्स अमाउंट रखते हैं, क्लाइंट टू क्लाइंट इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और एक और जो रिसर्च है वो ये है कि गूगल ऐड में जो पहले 2 एड्स होते हैं मोस्टली वही क्लिक होते हैं, इसलिए कि सर्च करें बेस्ट प्रिंटिंग सर्विसेज, ठीक है, लिखते हैं जी बेस्ट प्रिंटिंग सर्विसेज इन लाहौर। आपकी वेबसाइट है? वेबसाइट नहीं है, वो गूगल पे है, ऐड चलाया हुआ है आपने ऐड ऊपर से चलाया था। अच्छा, अब एक और चीज़, आप ये गूगल ऐड का टॉपिक मिक्स नहीं करना, लेकिन एक आपने क्वेश्चन किया तो उसको मैं इसका आंसर कर दूँ। जब हम गूगल ऐड चलाते हैं तो उस वक्त हम क्राइटेरिया भी सेट करते हैं कि मेरा ये वाला ऐड, मतलब मिसाल के तौर पर आज के दौर में क्या है, आज के दौर में तो ये है लोग ज़्यादा काम मोबाइल पे कर रहे हैं, मैं भी ऐड जब चलाता हूँ तो मैं भी अपने ऐड को मोस्ट फोकस कर देता हूँ मोबाइल के ऊपर। किधर है जी मेरा मोबाइल, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? यानी कि मैंने कहा कि मेरा मोबाइल की विजिबिलिटी 300% बढ़ा दो मोबाइल के ऊपर, और मेरे ऐड की विजिबिलिटी 300% कम कर दो डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैं कहता हूँ यार मुझे पता है कि मैं मोबाइल पे जो मेरा ऐड है ना वो रिस्पॉन्स करेगा, जो डेस्कटॉप पर है ना एम भी बैठा हुआ लगा हुआ है, क्लिक करेगा, मुझे भी पैसे भी पड़ जाएंगे, देखो ना मोबाइल डायरेक्ट इधर आएगा तो मेरी वेबसाइट को पढ़ेगा, पढ़ने से जो कुछ समझ आएगी तो नंबर नोट करेगा, और नंबर नोट करके कॉल करेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं तो गूगल ऐड पे कॉल ऐड चलाता हूँ। कॉल ऐड चलाने का फ़ायदा क्या है, समझ आ रहा है क्या फ़ायदा है? मेरे कॉल ऐड चलाने का फ़ायदा क्या है कि भाई यूँ ऐड आया, यूँ बटन दबाया, यूँ उसने फ़ोन किया, इन्फॉर्मेशन ले ली, बात खत्म, फौरी तौर पर रिजल्ट आ गया ना, या सर नो का। मैं उसे कन्विंस कर सकता था तो कन्विंस कर लिया, नहीं कर सकता तो केस मेरे हाथ से निकल गया, फैसला हो गया फौरी तौर पर। अब मैं यही काम यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका ऐड यहाँ भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं मोबाइल खोला अपना, क्या जी आपने ये कीवर्ड जो आपने मुझे बताया उसमें ऐड किया हुआ है? नहीं, मैंने नहीं ऐड। फिर जब देखें खुद नहीं आएगा वो, क्या कीवर्ड कोई ऐड किया हुआ आपने? कुछ नहीं, वो अली कुरैशी प्रिंटिंग हाउस है, अली कुरैशी प्रिंटिंग, एक्यू प्रिंटिंग हाउस, AQ। हाँ, अगर ये लिखा है उसमें टाइप किया है AQ प्रिंटिंग हाउस, लेकिन इसका तो अगर आपकी वेबसाइट है तो फिर तो इसका ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अगर आप टाइटल में लिख देंगे तो भी आ जाएगा। वेबसाइट नहीं है, अच्छा जी, नहीं इसमें लिखा हुआ है फैसल फोटोकॉपी, अली कुरैशी लिख रहा है, AQ प्रिंटर्स वैसे आ गया आपका, AQ प्रिंटर्स आपका है, अच्छा ठीक है। चलिए जी, यहाँ लिखते हैं अली कुरैशी। ये सब चीज़ें आपसे रेलिवेंट है, सब स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं समझना कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये सारी हम रिसर्च कर रहे हैं, और ये इस तरह आप लोगों ने ये डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ठीक है। अली कुरैशी प्रिंटिंग हाउस, अली कुरैशी प्रिंटिंग हाउस, ये जब हम पढ़ेंगे ना गूगल ऐड तो डिटेल से अगर आप ऐड चला रहे होंगे उनको देखेंगे, ठीक है। तो आप इसका एक काम कीजिएगा ना, भी गूगल ऐड इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पे, किया हुआ गूगल ऐड मोबाइल में इंस्टॉल करूँ? हाँ, तो उधर आपको सारे उसके रिजल्ट्स आएंगे। एंड पे मैं आपको बताता प्ले स्टोर से हूँ, करेंगे। अली कुरैशी की लोकेशन आ गई है, हाँ जी, प्ले स्टोर से, क्लास के बाद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको गूगल ऐड दिखा दूंगा अपना, जो मेरा ऐड चल रहा है ना मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो मैं सारे एनालिसिस मोबाइल से कर रहा हूँ, मोबाइल में सारे आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। डेली आपका आज ऐड चला है, इतने पैसे लगाए थे, इतने पैसे लग गए, ऐड लगा होगा नहीं ये आपके अकाउंट से पता लग सकता है, वैसे नहीं, यहाँ से नहीं पता लगेगा, यहाँ से नहीं लगेगा। अच्छा चलिए आगे आ जाए। तो ये बात समझ में आ गई आपको जो मैंने बात बताई है, ठीक है, यानी कि पहली प्रायोरिटी है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें मिक्स किस्म की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हम ऐड भी चलाएं जब हमारा कंपटीटर ऐड चला रहा हो। अब मिसाल के तौर पर कंपटीटर ऐड नहीं चला रहा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका कीवर्ड रिस्पॉन्स कर रहा है, ऑर्गेनिक में भी रिस्पॉन्स कर रहा है, सो ये SEO, मैं कह ये SEO है। और अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल नहीं है तो भाई ऐड के बाद दूसरे नंबर पर तो प्रोफाइल आ रही है, तो इसका तो मतलब ये होगा कि आपने SEO जितनी अच्छी मर्जी की हुई है, लेकिन आपका कंपटीटर अगर बिजनेस प्रोफाइल में ऊपर आ रहा है तो ऐड के बाद बिजनेस प्रोफाइल आ रही है, नॉट 100% बट मोर देन 70% टाइम्स।
सम टाइम होता है कि आपकी ऑर्गेनिक वेबसाइट बिजनेस प्रोफाइल से ऊपर दिखा देता है, सम टाइम्स, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बिजनेस प्रोफाइल पे बहुत मोर फोकस करना है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो आपको नजर आ रही है, और इसको ऑप्टिमाइज भी करना है। मिसाल के तौर पर इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, जैसे मैं आप यहाँ लिखता हूँ, यहाँ हमने लिखा था बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, देखते हैं कि किसी ने इसको इस कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। बस अब लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कोई प्रोफाइल नजर नहीं आ रही है ना? इस कीवर्ड के ऊपर। अच्छा जी, आगे लिखते हैं बेस्ट आईटी कॉलेज इन लाहौर, इंस्टीट्यूट लिख लिया जी हमने, ये जो अभी आ गया था, बेस्ट आईटी कॉलेज इन लाहौर, ये आएंगे, मुझे लगता है इसमें आएंगी लोकेशंस। आ गई है राइट साइड पे, आ गई है ये, इनकी ये ऑप्टिमाइज हुई है, हाँ ये हुई है ना। अच्छा इधर आए जरा, यहां लिखता हूं मैं कमर्शियल, ये अब आपको मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं बिजनेस प्रोफाइल की। आपने तो पढ़ी है बिजनेस प्रोफाइल, आपने भी पढ़ी, ओके। आप तीनों नहीं आए थे, पहले हो गई थी प्रोफाइल, ओके ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये आपके, अब आप ये देखें जरा, इश्तिहार आगे कितने सारे हैं। अब कौन इतनी मेहनत करेगा नीचे जाने की, खुद सोचने वाली बात है ना। ये आ गई आगे से प्रोफाइल्स पे। अब ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हुई है सबसे ज्यादा, इसीलिए ये टॉप पर आ रही है ना। 4.3 नीचे आ रही है, 4.3, हाँ अब ये देखें ना, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके, ठीक है, लेकिन उसकी ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छी है तो इस वजह से वो ऊपर आने लगी हुई है, ठीक है। इसके 28 हैं तो 3.4 है, उसके 11 हैं तो 4.3 है, ठीक है। उसके रिव्यूज़ की तादाद ज़्यादा है, इधर रिव्यूज़ की तादाद कम है, इधर नीचे आए ज़रा, और नीचे हैं और भी आ रहे होंगे। इनमें से एक क्लाइंट है, उसका मैं काम करता था, छोड़ा हुआ है तो वो गायब हो गया यहाँ से, ठीक है, उसका काम ख़त्म किया हमने। ये वाली देखिए इसकी रेटिंग भी कम हो गई है, मैं कहा इसकी रेटिंग और मज़ीद कम हो गई है, हालांकि इसके 82 रिव्यूज़ हैं, 82 रिव्यूज़ हैं, फिर भी ये इसका काम नहीं ना हो रहा। 2 महीने से मैंने इसका काम छोड़ा हुआ है, ये दस्तगीर इंजीनियरिंग है। अच्छा आ जाए जी ऊपर, ये हो गया, क्लियर हो गई, समझ आ गई बात। यानी कि अब मैं क्या बता रहा हूँ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल फ्री है, और इसका नंबर किधर आ रहा है, ऐड के फौरन बाद आ रहा है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स इधर मिलता है आपको। वजह ये है कि यहीं पर वो आपको कहता है कॉल कर लो, है ना, यहीं पर वो आपसे कहता है डायरेक्शन ले लो, यहीं पे वो कहता है वेबसाइट विजिट कर लो। यानी कि एक ही लोकेशन है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है और ग्राफिकली अंडरस्टैंडेबल है। आप ऐड भी लगाते हैं ना, तो ऐड पे क्या होता है, यूआरएल होता है, टाइटल होता है, नंबर ऑफ टेक्स्ट होता है, ऐसे ही है ना। यानी कि इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किसी को क्लिक करने के लिए, लेकिन इसका इंटरफेस ग्राफिकल है, तस्वीर भी आ गई है साथ ही, तो ये ज़रा, और इससे बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है आपको। अपने बिजनेस की प्रोफाइल, लेकिन उसे ऑप्टिमाइज करना जरूरी है अपना, ठीक है। आपकी देखें ना, जैसे ये मिसाल के तौर पर आपकी क्या प्रोफाइल है बिजनेस की, हाँ, तो हम कहता हूँ बेस्ट प्रिंटिंग हाउस इन लाहौर, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने ऑप्टिमाइज की हो तो आपकी कुछ आएंगी आगे। अल मदीना आ रही है, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, देखिए अल मदीना आ रही है, ये ऊपर ऐड चल रहा है किसी का, जिसने गूगल ऐड चलाया है सबसे ऊपर वो आ जाता है। अगर ऐड चला होगा ना तो सबसे ऊपर वो आ जाएगा, देखते हैं नीचे जाके देखते हैं कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं है अभी भी, इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए है, आखिर में तो आ जाना चाहिए, मतलब शुरू में ना आए। अब मैं नाम लिखूं आपका, आप लिखते हैं क्या है, अली कुरैशी। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो चैनल पे मेरा लेक्चर देखिएगा, बिजनेस प्रोफाइल के लेक्चर पढ़े हुए हैं, मतलब लेक्चर आने से पहले अगर समझना चाह रहे हैं उसको
ठीक है, अदरवाइज तो लेक्चर आएगा तो हम समझ ही लेंगे। यही एड्रेस, हाँ ये बनी हुई है, उसने सेव किया हुआ है अपना, लेकिन नाम से ही है नाम से ही पड़ा हुआ है। ये लें, जिस पे क्लिक करें ज़रा मैं देखता हूँ। आप इसमें कुछ अपनी ना ऑफर्स वगैरह भी लगाते रहा करें, लेकिन इसमें कितना कुछ है। रिव्यूज़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ बढ़वाएं अपने, तस्वीरें लगाएं, खुद ही से लगा दिया करें। जब कुछ मूव करें, कभी दफ्तर की लगा दी, कभी अपनी एक्टिविटी की लगा दी, जो एक्टिविटी आप बिजनेस में कर रहे हो, जो प्रिंटिंग ऑफर्स हैं, कभी वो ऑफर बनाकर डिज़ाइन बनाकर इस पर अपलोड कर दिया। बाद में मेरा ना जीमेल और अटैच है, तो फिर ये वाला अटैच करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि किस ईमेल पे बना हुआ है, एडिट तभी होगी। इसका एक प्रिंटिंग हाउस से जीमेल है, ठीक है, आपको पता है ना। जी। इसको लॉगिन करें और फिर एडिट आपके पास आ जाएगा। फिर आप इसमें फोटोज भी लगा सकते हैं, पोस्ट भी लगा सकते हैं, अपडेट्स भी लगा सकते हैं, इवेंट्स भी लगा सकते हैं, कोई 10-15 सेकंड की वीडियो भी लगा सकते हैं। वो इसको बढ़ता जाओ, वो जितना आप इसको अपडेट करेंगे ना फ्रीक्वेंटली बेस पर, उतना ऊपर आएगा। फिर जितने इसमें आप रिव्यूज ऐड करवाएंगे, और रिव्यूज ऐसे नहीं कि फेक फील हो, जेन्युइन फील। ये फेक ही है, ये फेक है, एक तो जेन्युइन है, दो जेन्युइन है, बाकी फेक है। रिव्यू, अच्छा रिव्यू क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम लेसन को बंद करते हैं। अच्छा